हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 51 इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट कोर्स कोड BP202T, जो कि हमारे बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होंगे। इस वीडियो में हम जो आपके सामने 51 इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रख रहे हैं, ये सभी के सभी यूनिट वाइज होंगे और इनका एक जनरल सोल्यूशन या मिनिमम कितना आपको इसके बारे में लिखना है उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक और खास बात है कि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा पूछे जा चुके हैं, यानी ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में जाने से पहले कम से कम एक बार इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से आपको जरूर हल कर लेना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो यूनिट 1 से है और सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्टडी को हम लोग कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स हैं? वो कंपाउंड्स जहां पर एटलीस्ट एक कार्बन प्रेजेंट हो, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि भी हो सकते हैं और ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो स्टडी हमको करनी है उसमें बेसिकली हम करते क्या क्या है, स्ट्रक्चर, उसका नॉमेनक्लेचर, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका कंपोजिशन कैसा है, वो किस प्रकार की रिएक्शंस देता है, उसका प्रिपरेशन, सिंथेसिस हम क्या करेंगे और इसका एप्लीकेशन और यूज क्या होगा। इतनी चीजें अगर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो वही क्या कहलाएगी, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले कर रही है, बिकॉज आज आपके आसपास जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो सोप्स हों, टूथपेस्ट हों, हमारे खाने पीने की चीज़ें हों, हमारे पहनने ओढ़ने की चीज़ें हों, हमारे हर जगह पर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। पूरे विश्व की जो इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है उसके जो फंडामेंटल्स हैं, यानी कि बेसिकली उनको हम लोग दूसरे शब्द या दूसरे नामों से जानते हैं, लेकिन बेसिक उसकी जो नीड है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कर रहा होता है। जैसे बायोकेमिस्ट्री की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी की, मेडिसिन की, जो भी हम दवाएं लेते हैं, एंटीबायोटिक्स हैं या डायूरेटिक्स हैं या NSAIDs हैं, जनरली वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और उनको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपनी नॉलेज के थ्रू उनको सिंथेसिस करते हैं, उनका प्रिपरेशन करते हैं या बनाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के रूप में भी जो ढेर सारी जो है दवाएं, वैक्सीन इत्यादि जो है वो हम सब कुछ जो है वो इसी प्रकार से तैयार कर रहे होते हैं। बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो जो भी आप फंडामेंटल चीज़ें पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स, हमारे बॉडी के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, हमारे जो फूड के मटेरियल्स हैं, वो सारे के सारे जो है वो इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स में आप एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले केमिकल्स ले सकते हैं, पेंट्स, कोटिंग्स, कॉस्मेटिक्स, पेट्रोकेमिकल्स, फ्यूल्स, आपके डिटर्जेंट, फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक्स, रबर्स, ढेर सारी चीज़ें जो है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत आती हैं और ये सभी हम एज अ इम्पॉर्टेंस ले सकते हैं क्योंकि इनके बिना आज का जीवन जो है वो आसान नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल ग्रुप एंड एलिफैटिक कंपाउंड्स। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन बहुत ही आसान सी है। ये कोई भी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के ऊपर अटैच होता है और जिसकी वजह से हमारे पूरे मॉलिक्यूल या कंपाउंड की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक केमिकल कैरेक्टरिस्टिक या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हमारे सामने निकल करके आती है। यही फंक्शनल ग्रुप जो है वो उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को इस प्रकार से भी डिफाइन करते हैं कि वो कौन सी केमिकल रिएक्शन में जाएगा। एग्जाम्पल्स में आप ले सकते हैं एल्कोहल्स का, जहाँ पे OH ग्रुप लगा होगा तो वो एल्कोहल सभी एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। कार्बोनिल कार्बन लगा हो, जैसे कार्बोनिल ग्रुप लगा हो लाइक एल्डिहाइड या कीटोन, तो वो बिल्कुल एक जैसी ही हरकतें करते हैं या एक जैसे ही आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के रूप में देखने को मिलते हैं। तो ये होते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप। अब बात करते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स की। तो एलिफैटिक कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे सिंपलेस्ट टाइप के कंपाउंड्स हो सकते हैं, जहां पर कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन आपस में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। कई बार ये साइक्लिक स्ट्रक्चर के रूप में भी देखने को मिलते हैं। सिंपली यहाँ पर कई बार हाइड्रोकार्बन्स या कुछ और ग्रुप भी जैसे ऑक्सीजन से रिलेटेड, नाइट्रोजन से रिलेटेड चीज़ें भी होती हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि सभी ओपन चेन स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले भी होते हैं बट वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंतर्गत एलिफैटिक में हम रखते हैं। बस वो एरोमेटिक कंपाउंड्स ना हो, यानी कि वहाँ पर एरोमेटिसिटी अगर ना हो और वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में हो या फिर जनरली क्लोज चेन में भी हैं तो जनरली वो एरोमेटिक ना हो, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड्स कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एल्केन्स हैं, एल्कीन्स हैं, साइक्लो एल्केन्स हैं, एमीन्स हैं, एलिफैटिक एमीन्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ये सभी जो है वो एलिफैटिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन कन्फिग्रेशन एंड कन्फर्मेशन। केमिस्ट्री में बार बार ये दो शब्द हमें देखने को मिलते हैं, खास करके आइसोमेरिज्म में या स्टीरियो आइसोमेरिज्म जब हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कन्फर्मेशंस की। कन्फर्मेशंस जो होते हैं
किसी एक मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं वो इस प्रकार से अरेंज हो जाते हैं कि वो दो स्ट्रक्चर या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर तो बना रहे हैं, लेकिन ये सभी स्ट्रक्चर्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, यानी एक दूसरे में लगातार बदल सकते हैं। तो इस तरीके के जो अरेंजमेंट्स हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मर्स बोलते हैं, और इस पूरे फिनोमिना को कन्फर्मेशंस के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, जैसे चेयर एंड बोर्ड फॉर्म है साइक्लोहेक्सेन का। साइक्लोहेक्सेन को हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी लिखते हैं, चेयर फॉर्म में भी लिखते हैं इसके, और इसके बोर्ड फॉर्म में भी लिखते हैं, जबकि चेयर एंड बोर्ड फॉर्म दोनों में ही ये पाया जाता है एक्चुअली, और ये दोनों ही फॉर्म्स जो है आपस में क्या होते रहते हैं, इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, कन्फर्मेशंस ऑफ क्या नाम है, साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट दूसरा है हमारा कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन जो है वो भी अरेंजमेंट है एटम्स का, लेकिन 3 डायमेंशनल स्पेस में इस प्रकार से एटम अरेंज हो रहे हैं किसी मॉलिक्यूल में कि वो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर तो बना रहे हैं, लेकिन ये सभी स्ट्रक्चर्स आपस में इंटर कन्वर्टेबल नहीं है, यानी आप उनको एक दूसरे में बदल नहीं पा रहे हैं, और उसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज भी अलग हो जा रही हैं। अगर हम बात करें जैसे कि एग्जांपल्स में सिस एंड ट्रांस सब्स्टिट्यूटेड टू ब्यूटीन्स की, तो उनकी तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं, या फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स की जैसे कि DNL और मीजो टार्टरिक एसिड, जिनकी भी प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, जुदा हो जाती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम, और ये सभी स्ट्रक्चर्स आपस में एक दूसरे में बदले नहीं जा सकते। इसी को क्या बोलते हैं हम, कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार पूछा जा चुका है, हम सभी जानते हैं। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और ये एक इंटरनेशनल फेडरेशन है जो कि डिफरेंट नेशनल जो कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ जुड़ता है नेशनल लेवल पे, और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स हैं उनको बेहतर तरीके से पढ़ने समझने में हमारी मदद करता है। सबसे ज़रूरी काम जो ये करता है वो काम करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर और उनकी जो बेहतर स्टडीज़ हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको बेहतर तरीके से हमारे सामने रखने के लिए, और हम किस प्रकार से उनको समझ सकते हैं और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक जनरलाइज फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में उन्हें पढ़ें, इसकी जो बात करता है वो IUPAC ही करता है। इसीलिए हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसे पढ़ते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक बहुत ही कॉमन सा टर्म है जहां पर हम लोग देखते हैं कि जब कोई दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जिनका हम लोग कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी उनका अरेंजमेंट ऑफ एटम जो स्पेस में अलग अलग होता है। कई बार सेम ही कंपाउंड है, और उसके केस में भी जैसे हमने D और L टार्टरिक एसिड का भी एग्जांपल लिया, ठीक इस तरीके की कोई चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं आइसोमर्स, यानी कि एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर अगर पॉसिबल है बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, उसे क्या बोलेंगे, आइसोमर्स, और इस होल फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में जो आइसोमर्स हम देख रहे हैं कई बार उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं, कई बार इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती। जैसे ऑप्टिकल आइसोमर्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं, लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की दिशा जो होती है वो अलग अलग होती है। जबकि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की अगर बात करें तो उनमें तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। जैसे एग्जांपल में आप ईथर का ले सकते हैं, ईथर ले लिया आपने और इथेनॉल ले लिया, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन दोनों की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, तो ये दोनों ही एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर। और ये जो फिनोमिना है आइसोमर्स होने का, इसी को क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो होते हैं वो आपके सिलेबस में, खास करके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हम जब देखते हैं उसे, और ये इस प्रकार की आइसोमेरिज्म है जहां पर आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है, ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, या फिर चेन में कार्बन की संख्या बदलने की वजह से इस तरीके की चीज़ें अगर हो रही हैं तो फिर वो स्ट्रक्चर में बदलाव हो रहा है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं जैसे कि 2 पेंटेनल और 3 पेंटेनल, इस तरीके का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। 6 टाइप ऑफ जो हमारी 2 हेक्सेनल और 3 हेक्सेनल का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, पेंटेनल में पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन के अनुसार देखते हैं तो हमें 6 प्रकार के ये आइसोमर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि चेन आइसोमर, हमारा पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, हमारा मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इन सभी को हमने पहले भी काफ़ी डिटेल में पढ़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म, गिव एग्जाम्पल। कई बार
इनमें से 6 में से कोई भी आ जाते हैं। तो जैसे मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो मेटामेरिज्म एक सिंपल सी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, जहां पर किसी फंक्शनल ग्रुप या किसी एक एटम जो कि अदर देन कार्बन एटम है, उसके दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन जो जुड़े हुए हैं उनकी संख्या में बदलाव होता है, जिसकी वजह से हमें मेटामर्स प्राप्त होते हैं और इस पूरे फिनोमेना को हम मेटामेरिज्म के नाम से जानते हैं। ये जनरली हमें एमीन्स में, हमें ईथर्स इत्यादि में या सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स में देखने को मिलती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं डाई इथाइल ईथर और मिथाइल प्रोपाइल ईथर। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के दोनों तरफ दो कार्बन्स हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं मिथाइल प्रोपाइल ईथर में ऑक्सीजन के एक तरफ एक कार्बन और एक तरफ 3 कार्बन है, जबकि दोनों टोटल कार्बन यहाँ पे 4 ही हैं, और लेकिन इनकी पोजीशनिंग बदल रही है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो रहा है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो जा रहा है, अलग अलग हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म। नेक्स्ट इज टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है, जो कि एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में पाई जाती है आइसोमर्स के बीच में, और सिंपल एक प्रोटॉन या एक हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है इंटरमॉलिक्यूलर, एक दूसरे में ही, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही, एक कार्बन से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से कार्बन के पास, जैसे अगर एग्जांपल ले तो, और जिसकी वजह से दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में लगातार बदलते रह रहे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, टॉटोमर। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हो 2-ब्यूटेनॉन और 2-ब्यूटेनॉल का, जो कि कीटो और इनॉल फॉर्म्स हैं एक दूसरे के। और आप ध्यान से देखिएगा तो जो कार्बन नंबर 1 पे ऑक्सीजन एटम है, वो अगर कार्बन नंबर 2 के हाइड्रोजन को अपने साथ ले तो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है कार्बन कार्बन के बीच में, जिसकी वजह से इनॉल फॉर्म का जो है फॉर्मेशन होता है। तो ये कीटो और इनॉल फॉर्म ही क्या कहलाती है, टॉटोमेरिज्म कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ एग्जाम्पल। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, जहां पे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आपको स्ट्रक्चर दे दिया, आईयूपीएसी नाम पूछ लिया, या आईयूपीएसी नाम देकर के स्ट्रक्चर पूछ लिया। तो कैसे सॉल्व करते हैं उस पर तो हम लोगों ने काफी सारी वीडियोस पहले भी किए थे। आपके सामने दिख रहा है जो पहला वाला है, वो हमको एक कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग नाम देंगे तो इस कार्बन से ही गिनती शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, और ये जो 6 कार्बन की है 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन आपको देखने को मिल रहा है कि 5 कार्बन पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, और क्या नाम है 4th कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसका जब हम लोग नाम लिखेंगे तो सिंपल इसको हेक्सानॉइल, क्योंकि 6 कार्बन की चेन है, तो और ये ऑयल क्लोराइड, क्योंकि कार्बोक्सिल एसिड का डेरिवेटिव है, इसीलिए हेक्सानॉइल क्लोराइड इसका रूट नेम बनेगा। और इसके आगे जो भी सब्स्टिट्यूशंस हैं वो लिख दीजिए। चौथे नंबर पे हाइड्रोक्सी है, 5वें नंबर पे क्लोरो है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 5 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी हेक्सानॉइल क्लोराइड। अब आप कहेंगे कि सर OH ग्रुप के हिसाब से नाम क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि एज पर पायोटिक ग्रुप रूल जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है या उसके डेरिवेटिव्स हैं वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कहाँ है, ऊपर पाए जाते हैं। दूसरा जो ग्रुप हमें देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक क्लोरो और एक Br और एक OH ग्रुप देखने को मिल रहा है, 3 फंक्शनल ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं। नंबरिंग हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि इस पे 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, और सबसे बड़ा ग्रुप यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एल्कोहलिक ग्रुप। तो ये नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 करेंगे तो यहाँ पर भी एक छूट जाएगा, तो इसका नाम इसी हिसाब से लिख लेंगे हम लोग। पहले नंबर पे ब्रोमो, तीसरे नंबर पे क्लोरो, छठवें नंबर पे मिथाइल छूट रहा है, तो इसीलिए 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 6 मिथाइल, 1 पहले ही नंबर पे लगा हुआ है। हेप्टेनॉल 7 कार्बन की चेन है और OH ग्रुप लगा है, इसलिए OL जोड़ देंगे, तो इसीलिए नाम बन जाएगा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 6 मिथाइल 1 हेप्टेनॉल। इस तरीके से आप काफ़ी सारी प्रैक्टिस करिएगा, 1 या 2 क्वेश्चन इस तरीके के आपको जरूर पेपर में मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What do you mean by hybridization and explain sp3 hybridization with an example। hybridization अगर केमिस्ट्री की बात करें तो बिल्कुल बायोलॉजी जैसा ही है, जहाँ पर 2 प्योर चीज़ें मिलकर के एक नई चीज़ बनाते हैं, जैसे हम लोग हाइब्रिड बोलते थे अगर हम सेल्स की बात कर रहे थे वहाँ पे, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी है। जब किसी एटम्स के अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करके एक जैसे 2 नए, मान लीजिए ऑर्बिटल बना रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं और 2 नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो मिक्सिंग वाले ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इस पूरे फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। इस इंटरमिक्सिंग की वजह से जो ऑर्बिटल्स अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे होते हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज, इनके शेप्स, इनकी एनर्जीज, सब कुछ जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से अलग होती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जनरली 3 तरीके के हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के, जैसे कि sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आपको पूछा जा रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही हुआ कि जब एक p ऑर्बिटल और 2 जो है
एक s ऑर्बिटल और 3 जो है p ऑर्बिटल्स, एक px, py एंड pz, ये चारों आपस में मिक्स करते हैं तो 4 एक जैसे सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए इसे हम लोग sp3 बोलते हैं, एक s और 3 p, तो क्या बोलेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये जनरली हाइब्रिडाइजेशन वहां देखने को मिलता है जब कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड्स बना रहा होता है, खास करके जैसे मीथेन में। आपके सामने जो पिक्चर दिखाई दे रही है उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, रेड कलर का और जो आपका व्हाइट कलर के 4 अलग अलग दिख रहे हैं, ये चारों एग्जैक्टली एक जैसे ही ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ है। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे जो मीथेन की हमारी सेकेंड सेल है वहां पर उपलब्ध हमारे s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करके एक जैसे 4 ऑर्बिटल्स बनाएं, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, sp3 ऑर्बिटल्स। और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो हो रही है, इसके फलस्वरूप जो मीथेन या इस तरीके के जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे बॉन्ड की जो एंगल बनती है वो 109 डिग्री एंड 28 जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कार्बोकैटायन, एक्सप्लेन इट्स फॉर्मेशन विथ एन एग्जांपल। कार्बोकैटायन, जब भी कोई कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, जब उनका ब्रेकडाउन हो रहा है बॉन्ड्स का, तो अगर कार्बन के ऊपर कौन से तरीके के बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है, 2 तरीके का होता है, एक हेमोलिटिक होता है, एक हेट्रोलिटिक होता है। तो जब हेट्रोलिटिक टूटता है तो कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है विथ 3 अदर बॉन्ड्स उसने बना रखे हैं, लेकिन उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो इस तरीके की चीज को ही हम लोग कार्बोकैटायन के नाम से जानते हैं। ये जनरली तब बनता है जब एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम द कार्बन इन द हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, जब बॉन्ड टूटा है लेकिन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था वो इलेक्ट्रॉन्स को, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेकर के चला गया, तो फिर आपको एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देता है। कार्बोकैटायन में अगर एग्जांपल ले तो मिथाइल कार्बोकैटायन का एग्जांपल ले सकते हैं, जिसे CH3+ के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्कीन्स। sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 जैसा ही है, बस अंतर यह है कि यहां पर एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करते हैं, जबकि pz ऑर्बिटल जो है वो मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और ऐसी जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो जनरली हमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जो है वो देखने को मिल जाता है। ऐसे इसमें जो आपका मिक्सिंग के फलस्वरूप जो 3 एक जैसे ऑर्बिटल यहाँ बनेंगे, sp3 था तो 4 बन रहे थे, यहाँ पे क्या बनेंगे 3, और इन तीनों का जो एनर्जी होगा वो सेम होगा, इन तीनों की प्रॉपर्टी शेप सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। अगर बात करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तो यहाँ पर जो 3 हाफ फिल्ड sp2 ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, और जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है वो ट्राइग्लोनल प्लानर स्ट्रक्चर जो हमें प्राप्त होता है। ये तीनों एक ही प्लेन में अरेंज हो जाएंगे, जबकि p ऑर्बिटल जो होगा वो इनके परपेंडिकुलर होगा। जो pz ऑर्बिटल बच गया है वो परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर में बनता है। जैसे कि एग्जांपल है इथीन का, तो जब इसको आप देख रहे हैं तो जो CH वाले बॉन्ड बने हुए हैं, ये सारे CH बॉन्ड जो हैं वो sp2 ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन और s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ बने हुए हैं, जबकि कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है उसमें भी एक जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है वो बना हुआ है हमारा sp2 ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग की वजह से, जबकि एक जो p ऑर्बिटल बचा हुआ है जो कि हमने ये आपको दिख रहा है पिंक कलर का, वो भी आपस में साइड टू साइड ओवरलैपिंग कर रहा है, जिसकी वजह से एक पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब भी डबल बॉन्ड होते हैं तो वहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, और जनरली हमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव फ्री रेडिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। 2 तरीके की फ्री रेडिकल्स रिएक्शंस आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, एल्केन्स में भी और एल्काइंस में भी। फ्री रेडिकल बहुत ही रिएक्टिव स्पीसीज होती हैं, और जनरली जब हम लोग इनको यूवी लाइट के प्रेजेंस में या परऑक्साइड के प्रेजेंस में करा रहे होते हैं तो फ्री रेडिकल्स का जनरेशन होता है। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये फ्री रेडिकल्स जब भी अटैक करते हैं अपने साथ, यहाँ पे जब एल्केन्स की बात करें अगर वहाँ पे रिएक्शन करते हैं तो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन को लेकर के जाएंगे, इसको खुद फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे, फर्दर रिएक्शन प्रोपोगेशन या टर्मिनेशन में जा करके हमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्राप्त होते हैं। जबकि अगर हम लोग देखते हैं एल्केन्स के अंदर, तो एल्कीन्स में जब फ्री रेडिकल अटैक करते हैं तो ये इसको भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करते हैं, और इस केस में फिर से ये दूसरे एक फ्री रेडिकल को या दूसरे एटम को एक्सेप्ट करके यहाँ पर एडिशन रिएक्शन देखने को मिलती है। यानी एल्केन्स में जब करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्कीन्स में जब करते हैं तो एडिशन रिएक्शन देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन्स की एक एग्जांपल लेकर के, तो आपके सामने दिख रहा है जब हम लोग
जैसे मीथेन लिया यहाँ पर और ब्रोमीन की रिएक्शन कराई इन एचवी लाइट या आप कह सकते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट के बीच में, यूवी लाइट के बीच में हमने इसको कराया, या फिर आप इसे हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन को एक Br जो है वो रिप्लेस करता है और HBr एज ए साइड प्रोडक्ट हमें बन करके मिलता है। सेम रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ करते हैं इन द एथेन के साथ या किसी और एल्केन के साथ, तो सेम रिएक्शन यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होकर के मिलती है। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम लोग एल्कीन्स के साथ करने की कोशिश करते हैं तो हमको ये देखने को मिलता है, जैसे HX के साथ हम करा रहे हैं, किसी भी हैलोजन एसिड्स के साथ अगर कराएंगे तो दोनों ही कार्बन पर एक एक ग्रुप जो है वो आकर के जुड़ेगा, लेकिन ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा जुड़ेगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यहाँ पर जनरली देखने को नहीं मिल रही। अगर यहाँ पर हम लोग परऑक्साइड डाल करके चलेंगे तो ये दोनों ही क्या होंगे, जुड़ जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके की आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन E1 एंड E2 रिएक्शंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं E1 और E2 और अपने नाम से बता रही होती हैं, और इनके बीच में जो डिफरेंशिएशन है वो हम लोग देख सकते हैं कि E1 जो है वो एक 2 स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, जबकि E2 जो होती है वो 1 स्टेप होती है। कई बार हम लोग E2 को 2 स्टेप लिख देते हैं, E1 को 1 स्टेप। याद रखिएगा E1 है तो 2 स्टेप उल्टा है जस्ट, और E2 है तो 1 स्टेप में कंप्लीट होगी। साथ ही साथ यहाँ पर जब हम E1 रिएक्शन कराना चाहते हैं तो कोई बेस वहाँ नहीं चाहिए, या फिर वीक बेस होगा तब E1 मैकेनिज्म के थ्रू एलिमिनेशन होता है, जबकि अगर स्ट्रॉन्ग बेस पड़े हुए हैं तभी E2 के रूप में हमें रिएक्शन होते हुए दिखती है। ये यूनिमॉलिकुलर होती है E1 रिएक्शन, जबकि E2 रिएक्शन जो होती है वो बाईमॉलिकुलर होती है। कार्बोकैटायंस एज ए इंटरमीडिएट बनते हैं E1 में, जबकि E2 में सीधे एलिमिनेशन हो जाता है, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है। E1 रिएक्शन जो है वो जनरली टर्शरी एल्किल हैलाइड्स में देखने को मिलती हैं, उसके बाद सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स में, जबकि प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स जो है वो E1 रिएक्शन जनरली नहीं देती, जबकि E2 जस्ट अपोजिट है। प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स में तो देखने को मिलता है, सेकेंडरी में उसके बाद देखने को मिलता है, जबकि जनरली टर्शरी एल्किल हैलाइड्स में E2 मैकेनिज्म नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होती हैं। जो हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उस पर E1 बेस्ड होती है, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, जबकि जो E2 होती है वो रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट दोनों के कंसंट्रेशन पर बेस्ड होती है, इसीलिए हम लोग इसे सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन भी कह सकते हैं। ये सारे के सारे डिफरेंशिएशन हैं बिटवीन E1 एंड E2 रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेट्जेफ ओरिएंटेशन और सेट्जेफ रूल इन द एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शन जब हम लोग करते हैं तो कई बार एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने की संभावना हो जाती है। ऐसी एल्कीन्स के साथ जब हम लोग रिएक्शन कर रहे होते हैं जहां पर डबल बॉन्ड जो है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी एक ऐसी जगह पर डबल बॉन्ड लगा है जहां पर दोनों कार्बन्स के ऊपर अलग अलग कार्बन्स की संख्या जुड़ी हुई है। ऐसे कंडीशन में जब हम लोग एलिमिनेशन करते हैं तो जो प्रोटॉन होता है वो वहां से रिमूव किया जाता है जहां पर कार्बन एटम के ऊपर लेस सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, या फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जब प्रोडक्ट बन रहा है तो ऐसा प्रोडक्ट बने जहां पर जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, एलिमिनेशन होगा तो डबल बॉन्ड आएगा, और उस डबल बॉन्ड के आने पर जो आपकी प्रोडक्ट बना वो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा दिखने को मिले, यानी दोनों कार्बन्स पे सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से सब्स्टिट्यूशन जो है वो ज़्यादा है। अगर ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स बन रही हैं तो इसका मतलब कि वो सेट्जेफ रूल से चल रही हैं। अगर कम वाला ज़्यादा बन रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हॉफमैन रूल के हिसाब से लेकर के चलेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 2-ब्यूटेनॉल का। अब 2-ब्यूटेनॉल में आप देख रहे हो कि हम यहाँ से OH ग्रुप को निकालेंगे और एक प्रोटॉन को निकालेंगे, लेकिन दो तरीके से निकल सकता है, यानी कि पहले और दूसरे कार्बन के बीच से ही दोनों को निकाल लिया जाए, या फिर दूसरे और तीसरे कार्बन से हाइड्रोजन को निकाला जाए। तो जब तीसरे कार्बन से आप हाइड्रोजन को निकालते हैं तो जो नीचे आपका लिखा हुआ है दैट इज 2-ब्यूटीन, वो एक मेजर प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है एज पर सेट्जेफ रूल, क्योंकि जब यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है तो दोनों तरफ कार्बन के ऊपर एक एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी सब्स्टिट्यूशन जो है वो मैक्सिमम हमें देखने को मिल रहा है, यानी हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। जबकि 1-ब्यूटीन एक माइनर प्रोडक्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तरफ तो सिर्फ CH2 ग्रुप है और दूसरे तरफ जो है कार्बन जो है वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हमें कम देखने को मिल रहा है, इसीलिए ये एक माइनर प्रोडक्ट के रूप में देखा जाएगा। जब हम लोग माइनर प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाते हैं तब उसे हम लोग हॉफमैन रूल के अंतर्गत लेते हैं, वो सेट्जेफ रूल का जस्ट अपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन फ्री रेडिकल्स, एक्सप्लेन इट्स फॉर्मेशन विथ एन एग्जांपल। फ्री रेडिकल्स एक हाईली सब्स्टिट्यूटेड इंटरमीडिएट्स होते हैं जो कि जिनके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो निगेटिव चार्ज होता है। जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो होमोलिटिक फिजन में अंतर्गत जाते हैं, यानी दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक एक एटम अपने साथ लेकर के चला जाता है,
तो फिर जो जो चीज़ें बनती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। जैसे कि मिथाइल फ्री रेडिकल्स है जो कि वेरी हाईली रिएक्टिव होता है और ये बहुत ही शॉर्ट लिव होते हैं, तुरंत रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को वापस से पुराने सिस्टम में ले जाने की कोशिश करते हैं। एक और ख़ास बात है कि ये तब बनता है जब दोनों एटम्स जो हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम हो, और ऐसे केस में जब यूवी लाइट या कोई ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स हम लोग डाल रहे होते हैं तो ऐसी रिएक्शन में फ्री रेडिकल्स का जनरेशन जो है वो आम तरीके से देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कॉमन एक टर्म है। इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीसीज होती हैं, ऐसे रिएक्टेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पेयर को आराम से एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से। ये वहाँ पर अटैक करते हैं रिएक्शन में हमारे मॉलिक्यूल या सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पहले से ही ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल जैसे कि कार्बोकैटायंस या फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स। जबकि बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल जस्ट इसका अपोजिट होता है। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं जो कि आपके न्यूक्लियस लविंग होती हैं। इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, जबकि न्यूक्लियोफिल जो होते हैं ये हमारा न्यूक्लियस लविंग होते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ज़्यादा होता है। ये ऐसी जगह पे जाकर के अटैक करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, वहाँ पे जाकर के अटैक करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो कार्ब एनायंस आप देख सकते हैं, वाटर है, अमोनिया है, साइनाइड आयंस हैं, ये सभी जो है वो न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल्स के रूप में हम लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द यूजेस ऑफ पैराफिन्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ये जो लिक्विड पैराफिन है हम सभी यूज़ करते हैं फॉर द ड्राई स्किन, ठंडियों में हम लोग यूज़ करते हैं, या एक्जिमा है, किसी को इथ्रोसाइटोसिस है, अपेट्रिटिस है, या फिर जो एल्डरली पेशेंट्स हैं उनके अंदर लिक्विड पैराफिन जो है वो इमोलेंट के तरीके से यूज़ किया जाता है। ये सॉफ्ट करता है, स्मूथ करता है स्किन को और वाटर के लॉस को प्रिवेंट करता है फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ द स्किन। पर इसके अलावा अगर अलग इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये जेट इंजन्स में फ्यूल्स के रूप में यूज़ किया जाता है, रॉकेट में फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है, या फिर डीजल या ट्रैक्टर इंजन जो होते हैं वो बड़े जो इंजन्स होते हैं उसमें भी इसको डीजल के साथ मिला करके यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ ये पैराफिन वैक्स बनाने के काम में आता है, जो कि एक वाइट कलरलेस सॉफ्ट सॉलिड होता है, जो कि लुब्रिकेंट्स के रूप में, कैंडल बनाने के लिए, क्रेयॉन्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए, या फिर पेट्रोलियम जेली इत्यादि बनाने के काम में भी आता है। तो ये सारे के सारे यूजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द प्रोडक्ट ऑफ एडिशन ऑफ HCl to 1,3-ब्यूटाडाइन। देखिए ब्यूटाडाइन जो है वो एक कंजुगेटेड डाइन है। 1,3-ब्यूटाडाइन जो है यानी कि दो डबल बॉन्ड जो हैं वो एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है। ऐसी केस में जब हम लोग HCl का आप एडिशन कराएंगे 80 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, तो जनरली होता क्या है कि दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, एक तो 3-chloro-1-ब्यूटीन और दूसरा 1-chloro-2-ब्यूटीन। ये दोनों ही प्रोडक्ट तो बन रहे हैं, लेकिन 3-chloro-1-ब्यूटीन जो है वो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट के रूप में देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि हमें मालूम है एज पर मार्कोनी-कफ रूल, जब आप एडिशन कर रहे हैं तो जो हाइड्रोजन है, जो पॉजिटिव पार्ट है, वो उस कार्बन पर पहुंचेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की संख्या पहले नंबर के कार्बन पे ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, जिसके से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और जो आपका कार्बन है उसके ऊपर के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस बॉन्ड फॉर्मेशन में चले गए। तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, सेकेंड कार्बन के ऊपर आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा। ये कार्बोकैटायन जैसे ही बनेगा, डबल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो सकता है इन दोनों कार्बन के बीच में, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा पहले कार्बन के ऊपर। तो इस तरीके की शिफ्टिंग होने की वजह से दो तरीके के कार्बोकैटायंस फॉर्मेशन हो रहे हैं। इसी वजह से अब जब Cl आएगा तो दोनों पे अटैक कर सकता है, इसलिए दो प्रोडक्ट बनेंगे। पहले बात तो ये हो गई। लेकिन जब हम लोग 2A को स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखें तो इस केस में जो कार्बोकैटायन बन रहा है इट इज़ मोर स्टेबल बिकॉज इट इज़ अ सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन में दो तरफ से कार्बन्स अपने इलेक्ट्रॉन ढकेलते हैं, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जबकि प्राइमरी कार्बोकैटायन होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं, इसीलिए 2A के ऊपर जब क्लोरीन है वो ज़्यादा अटैक करेगी। इसी वजह से 3-chloro-1-ब्यूटीन जो है वो एज अ मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर हमें प्राप्त होगा, जबकि 1-chloro-2-ब्यूटीन जो है वो कम बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव मार्कोनी-कॉफ ओरिएंटेशन एंड एंटी मार्कोनी-कॉफ। तो अभी पिछले रिएक्शन ही मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि जब एडिशन होती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में अनसिमेट्रिकल रिएक्टेंट के द्वारा, तब ऐसा एक कंडीशन बनता है कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो ऐसी केस में जो हमारा पॉजिटिव पार्ट है हम कहें तो वो उस कार्बन के पास जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन्स की संख्या ज़्यादा होती है, या इसी बात को दूसरे तरीके से कह सकते हैं जो निगेटिव पार्ट है, जो न्यूक्लियोफाइल है, वो वहाँ पर अटैक करता है उस कार्बन पे जहाँ पर हाइड्रोजन्स की संख्या क्या होती है,
कम होती है। तो इस तरीके के ही चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, मार्कोनिकॉफ साहब ने दिया था, इसीलिए इसे मार्कोनिकॉफ रूल या मार्कोनिकॉफ ओरिएंटेशन के नाम से जानते हैं। इसका जस्ट अपोजिट हो जाए, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है ऐसे केसेस में जब नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन होती है, तो इसीलिए उसको मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट जो है हमें प्राप्त होता है। जो इसका आंसर है वो है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के जनरेशन होने की वजह से। जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ जो है वो जस्ट अपोजिट है मार्कोनिकॉफ का, लेकिन ये अपने आप नहीं होता, इसे हम लोग को खुद कराना पड़ता है। या तो हम हाई टेम्परेचर पे कराएं, यूवी लाइट के प्रेजेंस में कराएं, या फिर ऑर्गेनिक परऑक्साइड के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को जनरली कराया जाता है। इसीलिए इसे परऑक्साइड रिएक्शन के नाम से भी या परऑक्साइड इफेक्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो मार्कोनिकॉफ का जब जस्ट अपोजिट प्रोडक्ट बनता है, जो पहले माइनर बन रहा था वो ज़्यादा बनने लगता है, और ऐसे कोई हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ बोलते हैं। कहने का मतलब कि इस केस में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उस जगह पे जाके अटैक करता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही ज़्यादा होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जहाँ पर ओजोन की प्रेजेंस में जो है वो ऑक्सीडेशन होता है एल्कीन्स का, और आपको डिफरेंट कंपाउंड्स जैसे कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड इत्यादि प्राप्त होते हैं। जब एल्काइंस यानी कि ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स का जब हम लोग ओजोनोलाइसिस करते हैं तो हमें एसिड एनहाइड्राइड्स और डाइकीटोन्स भी प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर अगर वाटर प्रेजेंट हो रिएक्शन में तो एसिड एनहाइड्राइड्स जो हैं वो हाइड्रोलिसिस में चले जाते हैं और हमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्राप्त होते हैं। इस होल रिएक्शन को ओजोनोलाइसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। रिएक्शन को देखें तो सिंपल सी एक रिएक्शन है, जब एडिशन होगा, देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो एडिशन ही होगा, ओजोन जो है वो यहाँ पर अटैक करता है और एक मोनोलोजाइड बनता है जो कि एक बहुत ही लेस स्टेबल कंपाउंड है। तुरंत ये ब्रेक डाउन होता है, और इस ब्रेक डाउन यहाँ जैसे आपको तीर दिख रहे हैं बिल्कुल इस तरीके से ये ब्रेक डाउन होगा और आपको इनिशियल ओजोनाइड्स का जो है फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ये वापस से ये फ्रेगमेंट्स जो हैं उनका रीअरेंजमेंट्स होता है, आपस में जुड़ते हैं और ओजोनाइड बनाते हैं। ये ओजोनाइड जब किसी दूसरे रिएजेंट के प्रेजेंस में जैसे कि Me2S के प्रेजेंस में हम लोग इसका ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें फिर एल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसी चीज़ें जो है वो प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं एज पर द जो आपने एल्कीन लिया उस पर जो सब्स्टिट्यूशन लगे होंगे उसके हिसाब से, या फिर एल्काइन लिया है तो फिर डाइकीटोन्स या फिर एनहाइड्राइड्स जो है वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। दिस इज नोन एज ओजोनोलाइसिस। नेक्स्ट इज गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काडाइंस विथ एग्जाम्पल्स। हमने पहले भी डिस्कस किया ऐसे कंपाउंड्स जहां पर 2 डबल बॉन्ड्स हमें देखने को मिले एलिफेटिक कंपाउंड्स में, उन्हीं को एल्काडाइंस या फिर डाइंस के रूप में हम लोग जानते हैं। इनका जो नाम है वो एल्काडाइंस के रूप में लिखते हैं, यानी एल्केन में से ई हटाएंगे और जो है एनी हटाएंगे और डाईईन्स जो है वो यूज़ करेंगे। ये 3 तरीके की होती हैं जनरली। सबसे पहला होता है हमारा आइसोलेटेड या फिर नॉन कंजुगेटेड डाइंस, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन्स की दूरी उन दोनों के बीच में होती है, यानी वो दोनों डबल बॉन्ड्स एक दूसरे से के ऊपर कोई और इफेक्ट नहीं डाल पाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड या फिर नॉन कंजुगेटेड डाइंस। एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं 1,4 पेंटाडाइइन। दूसरा हमारा कंजुगेटेड डाइंस, जहां पर जो कार्बन जो 2 डबल बॉन्ड्स हैं वो कार्बन कार्बन के बीच वाले वो एक दूसरे से एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेटेड होते हैं। कहने का मतलब एक डबल बॉन्ड फिर एक सिंगल बॉन्ड फिर एक डबल बॉन्ड, इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेटेड डाइंस। एग्जांपल ले सकते हैं जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लिया था, दैट इज 1,3 ब्यूटाडाइन। अब बात करते हैं तीसरा प्रकार का जो है कि कुमुलेटेड डाइंस। कुमुलेटेड डाइंस जो होती हैं या एडजेसेंट डाइंस जो होती हैं, इसमें 2 एक दूसरे के से जुड़े हुए कार्बन्स के ऊपर ही डबल बॉन्ड्स बदला, यानी लगातार डबल बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि 1,2 ब्यूटाडाइन। इसको भी हम लोग कह सकते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन, जो यहाँ पर पहले नंबर पे फिर 1,2 ब्यूटाडाइन पहले नंबर पे भी दूसरे नंबर पे दोनों पे लगातार जो है वो डबल बॉन्ड्स हमें देखने को मिलेंगे। उसे क्या कहते हैं, कुमुलेटेड डाइंस के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एलाइलिक रीअरेंजमेंट। एलाइलिक रीअरेंजमेंट जो है वो एलाइलिक ग्रुप में देखने को मिलता है। एलाइलिक ग्रुप जो होता है वहाँ पर हम देखते हैं कि एक कार्बन ऐसे कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ है जहाँ पे पहले से ही कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड थे। इसका जो फॉर्मूला होता है वो R-CH2CH डबल बॉन्ड CH2 होता है। तो ऐसे केस में जो एलाइलिक शिफ्ट हो रही होती है या एलाइलिक रीअरेंजमेंट होता है उस पर जो हमारा R ग्रुप लगा हुआ है जो ऑर्गेनिक रिएक्शन में वो डबल बॉन्डेड कार्बन्स के पास से शिफ्ट होता है
नेक्स्ट कार्बन एटम के ऊपर। तो इस तरीके की अगर रिएक्शन होती है, इस तरीके की कोई चीज़ होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, एलाइलिक रीअरेंजमेंट बोलते हैं। इसको हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ किया था, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा तो ये आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द डायल्स-एल्डर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब कोई भी हमारी ब्यूटाडाइन या इस तरीके की डाइन्स जो कंजुगेटेड डाइन्स होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं किसी एल्कीन्स या एल्काइंस के साथ, जिसे डाइइनोफाइल के रूप में हम लोग जानते हैं, वो अटैक करते हैं एक दूसरे के ऊपर और फिर हमें एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड मिलता है। क्योंकि इस रिएक्शन में एक साइक्लिक कंपाउंड मिल रहा है, इसीलिए इसे हम लोग साइक्लो एडिशन के रूप में भी जानते हैं। इसमें जो रिएक्शन होती है, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो हम लोगों ने इसकी मैकेनिज्म भी किया था। जो ये हमारा डाइइनोफाइल है, इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करता है इस कार्बन पे, तो ये जो डबल बॉन्ड है शिफ्ट होगा इन दोनों कार्बन के बीच में। फिर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कार्बन के साथ जुड़ेंगे, इस वजह से यहाँ पर एक साइक्लाइजेशन होता है। और इस तरीके की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं इन्हीं को डायल्स-एल्डर रिएक्शन के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये एक एडिशन रिएक्शन है और एल्डर एज अ प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कि हम यूनिट 3 की तरफ अब बढ़ रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम लेंगे यूनिट 3 से, दैट इज राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन इथाइल क्लोराइड्स रिएक्ट विथ एक्वस KOH। जब इथाइल क्लोराइड जो है वो एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोलिसिस पे चली जाती है, एक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन होती है और आपको इथेनॉल एज अ प्रोडक्ट प्राप्त होता है। सेम रिएक्शन जब हम लोग अल्कोहल के साथ करते हैं तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। ये हमें याद रखना है कि KOH के साथ जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं, लेकिन एक्वस KOH हम अगर लेते हैं तो एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनता है। ये Cl को यहाँ से आया हुआ OH जो है वो रिप्लेस करेगा और आपको अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट प्राप्त होगा। लेकिन सेम एल्किल हैलाइड में अगर अल्कोहलिक KOH लेते हैं तो फिर OH जो है वो इसको रिप्लेस नहीं करता, इसको यहाँ से हटाने में मदद करता है। यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से Cl, दोनों चीज़ निकलेगी। OH जो है वो हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा, Cl हमारे पोटेशियम के साथ चली जाएगी और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होगा, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और आपको एल्कीन्स एज अ प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त होगा। तो ये याद रखना है, दोनों तरीके की रिएक्शन से इसमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और कब रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस पर भी प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2। जैसे हमने E1 E2 को किया था, जो एलिमिनेशन रिएक्शंस थी, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनका भी डिफरेंशिएशन सेम बेसिस पे आप कर सकते हैं। कई बार इनको हम लोग इनके डिफरेंट मोड्स पे भी कर सकते हैं। जैसे रिएक्शन ऑर्डर की बात करें तो हमने कहा था SN2 है तो वो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, क्योंकि ये हमारे सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट दोनों के कंसंट्रेशन के ऊपर निर्भर करती है, जबकि SN1 केवल हमारे सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर ही निर्भर कर रही है। इसीलिए ये क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जो स्टेप्स की बात करें तो SN2 जो है वो एक स्टेप में होती है, जबकि SN1 जो है वो 2 स्टेप में जनरली हो जाती है। इंटरमीडिएट्स की बात करें तो SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, सीधे ट्रांजिशन स्टेट आता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जबकि SN1 में हमें बीच में इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकैटायन जो है वो बन करके पहले मिलता है, उसके बाद फिर जो है एलिमिनेशन वहाँ पर होता है या सब्स्टिट्यूशन जो है वो होता है। बात करें स्टीरियो केमिकल कॉन्सेक्वेंसेस की, तो जो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी है हमारे सबस्ट्रेट की, वो बदल जाती है प्रोडक्ट में। यानी कि अगर हम लोग R लेकर के चल रहे हैं, R कन्फिग्रेशन लेकर चल रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो S कन्फिग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसे वाल्डन इन्वर्जन के नाम से भी जानते हैं। जबकि SN1 में इस तरीके का चीज़ नहीं हो रहा होता, हमें रेसिमाइजेशन प्राप्त होती है, फुल या पार्शियल, यानी कि दोनों तरीके के जो 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, दो कन्फिग्रेशन पॉसिबल हैं, वो दोनों ही कन्फिग्रेशन इसमें बनने को मिल जाती हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो जनरली SN2 मैकेनिज्म में जो वीक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो जनरली SN2 मैकेनिज्म नहीं देते, SN1 मैकेनिज्म वो देते हैं। अगर लिविंग ग्रुप की बात करें तो जो वीक लिविंग ग्रुप्स हैं वो SN2 मैकेनिज्म नहीं देते, वो SN1 मैकेनिज्म देते हैं। सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है उस पर भी काफ़ी डिपेंडेंसी होती है। जो स्टेरिक हिंड्रेंस है उसको अवॉइड करने के लिए जनरली जो प्राइमरी है या मिथाइल ग्रुप मीथेन है हमारा, या फिर कोई प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, टर्शरी एल्किल हैलाइड है, उनमें जो है हमें SN2 मैकेनिज्म देखने को मिलती है। जबकि इसका जस्ट अपोजिट है, टर्शरी वाला जो है वो SN1 मैकेनिज्म में, सेकेंडरी वाला भी SN1 मैकेनिज्म में जनरली चला जाता है, ड्यू टू वहाँ पर कार्बोकैटायन का जो स्टेबलाइजेशन है वो ज़्यादा आसानी से होने को मिलता है। सॉल्वेंट्स की बात करें तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स अगर होंगे तो SN2 मैकेनिज्म में रिएक्शन होगी, और अगर पोलर प्रोटिक जो है आपके सॉल्वेंट्स होंगे
तो फिर आपको SN1 मैकेनिज्म में रिएक्शन होते हुए दिखेगी। ये कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों प्रकार के मैकेनिज्म में या दोनों प्रकार की रिएक्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वॉल्डन इन्वर्जन। अब ये भी मैंने टर्म्स लिया, जब हम लोग कोई इस प्रकार की रिएक्शन कर रहे हैं जहां पर जो स्टेरियोजेनिक सेंटर है, यानी कि जैसे कायरल सेंटर है, वो कार्बन जिस पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, ऐसा कोई रिएक्शन हो रही है कि कायरल सेंटर वापस से बन रहा है प्रोडक्ट में भी, तो अगर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो डिफरेंट हो जा रहा है या अपोजिट हो जा रहा है देन द प्रोडक्ट में, दोनों में डिफरेंस हो रहा है सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में, तो उस तरीके की चीज़ को ही वॉल्डन इन्वर्जन के नाम से कहते हैं, अगर ऐसी कोई रिएक्शन हो रही हो। जैसे एग्जांपल में हम लोग SN2 मैकेनिज्म ले सकते हैं, जहां पर हाइड्रोक्साइड आयन जब मिथाइल ब्रोमाइड के ऊपर अटैक कर रहा है, तो आप देख रहे हैं कि जो OH ग्रुप है वो Br ग्रुप से अपोजिट डायरेक्शन से यानी बैक साइड से जुड़ रहा है। तो जो Br था आपका, जब ये अगर मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन्स जो है आप देख रहे हैं, एक अबव द प्लेन लगा हुआ है, एक सेम प्लेन में, एक बिलो द प्लेन में है, तो जो Br है वो अगर राइट साइड में था तो OH जो है वो लेफ्ट साइड में दिख रहा है। इसको हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हम लोग बरसात के मौसम में छाता लेकर के बाहर चले और बहुत तेज हवा आई, तो जो छाता है वो पलट गया, यानी पहले वो बाहर की तरफ अंदर की तरफ था, वो बाहर की तरफ हो जाता है छाता। ठीक उसी तरीके से वॉल्डन इन्वर्जन भी हो रहा है कि जो हमारा कंपाउंड है उसका पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन ही पलट गया, और इसी को क्या बोलते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई एल्कोहल्स विद एग्जांपल। एल्कोहल ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जहां OH ग्रुप देखने को मिलता है डायरेक्टली अटैच हो कार्बन के ऊपर, एक या एक से ज़्यादा, और ये जनरली एसिडिक इन नेचर होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कि किस प्रकार के कार्बन के ऊपर वो जुड़ा है, उसे हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी एल्कोहल बोल सकते हैं। प्राइमरी एल्कोहल वो एल्कोहल होते हैं जहाँ पर जो इस कार्बन से वो जुड़ा हुआ है वो कार्बन किसी सिंगल एल्किल ग्रुप के साथ ही जुड़ा हो, जैसे कि एग्जाम्पल में आप ले सकते हो इथेनॉल का। दूसरा सेकेंडरी के एल्कोहल्स वो होते हैं जहां पर जिस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप जुड़ा होता है वो कार्बन किन्हीं 2 एल्किल ग्रुप्स या 2 अदर कार्बन्स के साथ जुड़ा होगा। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं 2-प्रोपेनॉल का। और इसी तरीके से टर्शरी एल्कोहल वो एल्कोहल्स होते हैं जहां पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन के ऊपर जुड़ा होता है वो कार्बन 3 अदर एल्किल ग्रुप्स या 3 अदर कार्बन्स के साथ जुड़ा होता है, और इसलिए इसका एग्जाम्पल हो सकता है 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ इथाइल अल्कोहल। बहुत ही इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इथाइल अल्कोहल एंड और ग्लिसरॉल दो हैं यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर एंड यूज पूछता है, तो इथेनॉल तो हम सभी जानते हैं कि उसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है, इसीलिए इसे हम लोग हैंड सैनिटाइज़र में या फिर मेडिकल वाइप्स इत्यादि में यूज़ करते हैं एज ए एंटीसेप्टिक, या फिर डिसइंफेक्टेंट भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इथाइलिन ग्लाइकॉल या मिथाइल एल्कोहल के पॉइजनिंग होने पर इसे एंटीडोट के रूप में भी यूज़ किया जाता है, और ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट्स है क्योंकि ये पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स दोनों को डिजोल्व कर सकता है। जो चीज़ें जनरली वाटर में या किसी और सॉल्वेंट में नहीं डिजोल्व हो रही वो जनरली अल्कोहल में हमें डिजोल्व होते हुए दिख जाती हैं। और इसके साथ ही साथ ये काफ़ी एक रिएक्टेंट के रूप में या सबस्ट्रेट के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ इथाइल एस्टर्स, डाइथाइल ईथर, इथाइल एमीन्स, एसिटिक एसिड, कई चीज़ें बनाने के काम में भी हमारा इथेनॉल जो है वो आता है। इसके अलावा बेवरेजेस इत्यादि फूड इंडस्ट्री में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, 2 कार्बन की चेन है जिसपे पहले कार्बन के ऊपर हमें एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ देखने को मिलता है, यानी ये एक प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल है, और एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के रूप में ये देखने को मिलता है, केवल एक OH ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर दूसरा जो है हमारा ग्लिसरॉल है वो भी एक अल्कोहल ही है, लेकिन ये जनरली इमोलेंट, हिमेक्टेंट या सॉल्वेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कई सारे प्रोडक्ट्स में ये लुब्रिकेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। पर्सनल केयर इंडस्ट्री जैसे कि टूथपेस्ट बनाने के लिए, माउथ वॉशेस, सेविंग क्रीम, सोप्स इत्यादि बनाने में ग्लिसरॉल का प्रयोग हम लोग करते हैं। ग्लिसरॉल का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें देखने को मिलता है कि ये ट्राइओइक एसिड है, ट्राइक अल्कोहल है, जहाँ पर 3 OH ग्रुप जो है वो 3 कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, और तीनों कार्बन पर हमें हाइड्रोजन भी देखने को मिल रहा है। तो ये एक जो स्ट्रक्चर आपके सामने बन करके आ रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज ग्लिसरॉल। और इसका एक और यूज़ है कि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, इसलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, ऐसी चीज़ों में जहाँ पर ड्राइंग को प्रिवेंट करना हो वहाँ पर हम लोग ग्लिसरॉल का प्रयोग कर लेते हैं। मूवी वगैरह में भी कई बार जो है आप लोग जो मूवी देखते हैं वहाँ पर भी पानी आपको पता चल रहा है कि पानी भरा हुआ है, लेकिन वहाँ पे भी ग्लिसरॉल डाला जाता है कई बार, क्योंकि ग्लिसरॉल जल्दी सूखता नहीं है, पानी जल्दी सूख जाता है तो शूटिंग करने में आसानी भी होती है। ये भी एक इसका अच्छा यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स इन SN1 मैकेनिज्म। अभी हम लोग SN1 SN2 में जब
अंतर देख रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा कि SN1 मैकेनिज्म में जनरली जो है जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो टर्शरी एल्किल हैलाइड्स पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब टर्शरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, जब टर्शरी का जो एल्किल हैलाइड्स हैं, जब आप Cl को बाहर निकालोगे तो सेकेंड स्टेप में वहाँ पर फर्स्ट स्टेप में जब आप उसको बाहर निकालोगे तो कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा। टर्शरी कार्बोकैटायन जो होता है वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है। इस वजह से टर्शरी कार्बोकैटायन्स जो हैं वो ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा स्टेबल रहेंगे और आसानी से वहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो सेकंड स्टेप पे अटैक कर सकता है। इसीलिए SN1 मैकेनिज्म में सबसे ज़्यादा टर्शरी एल्किल हैलाइड्स जाते हैं, फिर सेकेंडरी वाले और उसके बाद प्राइमरी वाले जा सकते हैं। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। जबकि अगर SN2 मैकेनिज्म की बात करें तो जस्ट अपोजिट हो जाता है, प्राइमरी वाले पे आसानी से रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं देखने को मिलता। OH ग्रुप या कोई और जो ग्रुप है वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो आसानी से क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। और यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बन रहा था ऊपर वाले केस में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, मैंने न्यूक्लियोफाइल बोल दिया, वहाँ सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। जबकि SN2 मैकेनिज्म में जो बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक तभी कर पाएगा जब स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो, यानी बड़े ग्रुप उसको जगह ना घेरें। तो इसीलिए प्राइमरी में ज़्यादा अच्छे से होता है, फिर सेकेंडरी में होता है और टर्शरी में बहुत ही मुश्किल से SN2 मैकेनिज्म जो वो देखने को मिलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, चाहे SN2 में पूछे चाहे SN1 में पूछे, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ आइडोफॉर्म एंड क्लोरोफॉर्म। आइडोफॉर्म जो है वो बहुत पुराने ज़माने से यूज़ किया जा रहा था एज अ एंटीसेप्टिक, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के लिए आयोडीन जो है उसको रिलीज़ करता है और ये वुंड की ड्रेसिंग करने के काम में आता है या फिर किसी तरीके के किसी चोट इत्यादि में को एंटीसेप्टिक करने के काम में भी आता था। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम थी कि जब हम लोग किसी स्किन पे इसको अपने लगा लेते थे तो ये स्किन का कलर बदल देता है, इरिटेटिंग कॉज करता है, क्योंकि आयोडीन को बहुत ज़्यादा मात्रा में ये छोड़ता है। इसी वजह से आज के समय में बहुत ज़्यादा आइडोफॉर्म का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता, इस पर्पस में नहीं किया जाता। इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल सा है, कार्बन है और आप कह सकते हैं मीथेन है, मीथेन के 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आइडो ग्रुप लगा दिया गया, तो ये बन गया हमारा आइडोफॉर्म। दूसरा जो हमारा कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म, उसे हम लोग ट्राइक्लोरोमीथेन के रूप में भी जानते हैं और ये ईथर के रूप में देखने में ईथर जैसा कुछ प्रॉपर्टीज़ या शो करता है। इसकी बात करें तो ये जनरली पुराने ज़माने में सर्जरी के समय पे यूज़ किया जाता था एज अ एनेस्थेटिक, लोगों को बेहोश करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आज के समय पे इसका प्रयोग अब नहीं किया जाता। आज भी थोड़ा बहुत एनेस्थेटिक के रूप में इसका यूज़ करते हैं डेंटल प्रोसीजर्स में, जैसे रूट कैनाल इत्यादि प्रोसीजर्स में यूज़ किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर भी अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर ये आइडोफॉर्म जैसा ही है। आइडोफॉर्म में हमने हाइड्रोजन हटा करके मीथेन के आयोडीन लगाई थी, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा करके 3 हाइड्रोजन को हटा करके हम लोग क्लोरीन लगा देंगे तो हमें क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा। दोनों के स्ट्रक्चर लगभग सेम है, केवल आयोडीन और क्लोरीन का अंतर है। एक चीज़ और है कि ये क्योंकि काफ़ी मात्रा में क्लोरीन को रिलीव करता है तो इसे हम लोग क्लोरीनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज क्लोरीनेशन जो है वो करने से आपके बैक्टीरिया जो माइक्रोब्स हैं उनको किल करने या उनकी ग्रोथ को रोकने के काम में आ जाता है। तो ड्रिंकिंग वाटर की साफ़ सफाई, वेस्ट वाटर की साफ़ सफाई, स्विमिंग पूल्स की साफ़ सफाई में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये एक इंडस्ट्रियल केमिकल के रूप में यूज़ होता है एज अ लैक्रीमेटर के रूप में। लैक्रीमेटर वो होते हैं जो आंसू इत्यादि जो है प्रोड्यूस करने के काम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टेस्ट विच डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। हमने कहा 3 तरीके के अल्कोहल हैं। अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारे पास कौन सा अल्कोहल है तो हम 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है परफॉर्म कर सकते हैं। दीज 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट आर, हम लोगों ने इनको काफ़ी डिटेल में पहले भी पढ़ा है, दैट इज विक्टर मेयर टेस्ट एंड लुकास टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट में हम लोग पोटेशियम क्या नाम है फास्फोरस और आयोडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन को कराते हैं और फिर फर्दर रिएक्शन कराते हैं AgNO2 के प्रेजेंस में। तो जो प्राइमरी एल्कीन्स होते हैं, प्राइमरी जो अल्कोहल्स होते हैं वो ब्लड रेड कलर का आपको एल्कली के साथ रिएक्शन करने पर देते हैं, जबकि जो सेकेंडरी वाले हैं वो थोड़ा लेट से इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, जबकि ये भी ब्लड कलर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो टर्शरी वाले होते हैं वो कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। तो विक्टर मेयर टेस्ट तो ये हो गया। लुकास टेस्ट भी है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हम लोग HCl और एनहाइड्रस जिंक Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, वाटर जो है वो निकलता है और क्लाउडीनेस जो है वो बनती है। तो जो अगर प्राइमरी अल्कोहल्स होंगे तो इसमें क्लाउडीनेस तब बनेगी जब आप गर्म करेंगे या फिर जनरली नहीं बनती
या बहुत देर बाद जो है वो बन करके मिलती है, तो हम समझ जाते हैं कि वहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो सेम रिएक्शन अगर आप करते हो तो यहाँ पर क्लाउडीनेस होती है, बिना गर्म की होती है, लेकिन 5 से 7 मिनट 10 मिनट बाद हमें देखने को मिलता है, तो हम वो जान जाते हैं कि वहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल है। जबकि टर्शरी अल्कोहल की बात करें तो जैसे आप इस सेक्शन को करते हैं तुरंत रिएक्शन होती है, तुरंत हमें क्लाउडीनेस देखने को मिलती है, विद इन 2 मिनट के अंदर अंदर ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो आप समझ जाती हैं कि यहाँ पर टर्शरी जो है वो अल्कोहल्स हैं। तो लुकास टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स में डिफ्रेंशिएट करने के काम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द यूजेज ऑफ क्लोरोब्यूटेनॉल एंड सीटोस्टेराइल अल्कोहल। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। क्लोरोब्यूटेनॉल को हम लोग ब्यूटॉल के नाम से भी जानते हैं। ये एक अल्कोहल बेस्ड प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करता है, जिसके अंदर कोई भी सर्फेक्टेंट एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती। इसके अंदर सिडेटिव हिप्नोटिक प्रॉपर्टी भी देखने को मिलती है, यानी ये आपको शांत करने के लिए, आपको नींद लाने के काम में भी आ सकता है, और लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी भी देखने को मिलती है, यानी शून्य इत्यादि करने के काम में भी इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ इसमें थोड़ी बहुत एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी देखने को मिलती है। क्लोरोब्यूटेनॉल जो है वो कॉमन एक डिटर्जेंट प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आई ड्रॉप्स या फिर जो अदर ऑप्थेल्मिक थेरापेटिक फॉर्मुलेशंस हैं वहाँ पर। साथ ही साथ जो हमारा दूसरा कंपाउंड है दैट इज सीटोस्टेराइल अल्कोहल, वो एक इमोलेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। इमोलेंट वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चर करते हैं, उसको सॉफ्ट करने के काम में आते हैं, और किसी प्रकार की खुजली या किसी प्रकार की इरिटेशन इत्यादि से आपको मुक्ति दिलाते हैं। जो हमारी सीटोस्टेराइल अल्कोहल है वो एक मॉइस्चराइजर के रूप में यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट और फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ड्राई स्किन, रफ स्किन, इची स्किन, या फिर किसी तरीके की कोई इरिटेशन जैसे कि डायपर रैश हो गई है, स्किन बर्न हो गए हैं, रेडिएशन थेरेपी के बाद इसका प्रयोग जो है हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कि हमारा चौथी यूनिट से अब शुरू हो रहा है। पहला क्वेश्चन है इसमें डिफाइन इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट जो होता है एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है, जनरली किसी भी उस जगह पर आता है जहां पर एक पाई इलेक्ट्रॉन हो, यानी जहां पर पाई बॉन्ड बना हो, और जब हम लोग कोई एक रिएक्टेंट डालते हैं उसके प्रेजेंस में, जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल हो या न्यूक्लियोफाइल हो, उस कंडीशन में ही ये इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। जब कोई रिएक्शन किसी मल्टीपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उस इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल के इन्फ्लुएंस में जो दो बॉन्डेड एटम है उसमें से किसी एक के ऊपर पूरी तरीके से ट्रांसफर हो जाता है, और इस वजह से इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये जो इफेक्ट है वो डिसअपीयर हो जाता है अगर आप अटैकिंग रिएजेंट को निकाल लिए। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल डालेंगे तभी आएगा, हटा लेंगे तो अपने आप जो है वो इफेक्ट खत्म भी हो जाएगा। इसीलिए ये एक परमानेंट इफेक्ट नहीं होता, ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है, ये किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में ही हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज वाइस कार्बोनिल कंपाउंड्स गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड होता है जहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप देखने को मिलता है, तो जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स उनको अपनी तरफ थोड़ा सा खींच के रखता है। इस इफेक्ट को हम लोग मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं है, इसे क्या बोलते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट। ये परमानेंट इफेक्ट है जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर एक स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर एक स्लाइट निगेटिव चार्ज आता है। ऐसे केस में अगर आप कोई रिएक्टेंट डालते हो तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन के ऊपर आसानी से अटैक कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही स्लाइट पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को मिल रहा है, और इस वजह से जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा यहाँ पर, तो ये जो बॉन्ड है वो अब ब्रेक होगा। अब न्यूक्लियोफाइल आ गया, अब जो ये चीज़ बन रही है ये किसकी वजह से बनी है, इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट की वजह से बनी। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे एक परमानेंट नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा हाइड्रोजन है, जो प्रोटॉन है, उसको ये ऑक्सीजन अपने साथ लेगा, और कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के ऊपर एक एक एटम जुड़ गया और एडिशन रिएक्शन जो है हमें प्राप्त हो गई। तो क्योंकि पहले मीजोमेरिक इफेक्ट था जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है, और इस वजह से कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, बिकॉज कार्बोनिल कार्बन जो है वो एक साइड बताता है, एक साइड के रूप में काम कर रहा होता है फॉर द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ क्लोरल हाइड्रेट एंड हेक्सामीन। तो जो क्लोरल हाइड्रेट है हमारा वो एक शॉर्ट टर्म यूज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, शॉर्ट टर्म थोड़े समय के लिए, फॉर द सेडेटिव एंड स्लीप मेडिसिन। जो किसी व्यक्ति को शांत करने के लिए, जिसको नींद नहीं आ रही है, उसको नींद लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कई बार सर्जरी की, कोई बड़ी सर्जरी से पहले भी व्यक्ति को दिया जाता है ताकि वो रिलैक्स रहे। कई बार घबरा जाते हैं लोग, तो उनको रिलैक्स करने के लिए। और कई बार जो है अल्कोहल की जो
अल्कोहल जब कोई लोग बहुत ज़्यादा पीने लगते हैं तो चाहते हैं कि अल्कोहल छोड़ दें, तो उस कंडीशन में कई सारे अजीबोगरीब सिम्टम्स आते हैं, उनको परेशानी होती है, तो उन सिम्टम्स से बचाने के लिए भी क्लोरल हाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। ये एंजाइटी को जो है वो दूर करता है, या फिर कई बार जो बार्बिट्रेट्स या नार्कोटिक मेडिसिन हैं, अल्कोहल है, इनके विड्रॉल के बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे भी लोगों को बचाने के लिए क्लोरल हाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है 2 कार्बन का, जिसमें पहले कार्बन के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया है आपके क्या नाम है क्लोरो ग्रुप के साथ, जबकि दूसरे कार्बन के 2 हाइड्रोजन को OH ग्रुप के साथ रिप्लेस किया गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है उसी को क्लोरल हाइड्रेट के रूप में हम लोग जानते हैं। दूसरा हमारा हेक्सामीन। हेक्सामीन जो है वो लिक्विड या पाउडरी प्रिपरेशंस जो कि फिनोलिक रेजिन्स के होते हैं उनको बनाने के काम में आता है, ब्लाइंडर्स के रूप में यूज़ करने के काम में आता है, साथ ही साथ जो है स्प्रे और क्रीम इत्यादि को बनाने के काम में आता है, जो कि ढेर सारी स्वेटिंग या ऑर्डर जो आ रही है, बदबू आ रही है, उससे दूर करने के काम में ये लिया जाता है। सिल्वर स्टेन बनाने के काम में भी आएगा और सॉलिड फूल्स इत्यादि बनाने के काम आते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे एक केज लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जहाँ पे कार्बन्स जो है वो नाइट्रोजन से कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं, एक एक मिथाइलिन ग्रुप, कि हमें एक केज टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, एक पिंजड़े टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द यूजेज ऑफ वैलिन एंड सिनेमल्डिहाइड। ये दोनों ही कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं फॉर द इन्हेंसमेंट ऑफ द फ्लेवर एंड टेस्ट इन द फूड प्रोडक्ट्स जनरली। तो वैलिन जो है वो हमें उसका जो फार्मूला है वो C8H8O3 के रूप में देखने को मिलता है। ये वैनिला वीन जो आते हैं वहाँ का एक प्राइमरी कंपोनेंट है अगर नेचर की बात करें। इसका स्ट्रक्चर को अगर हम लोग लैब में सिंथेसाइज करते हैं तो भी ये परफ्यूम्स, फ्रेगरेंसेज इत्यादि बनाने के काम में आता है, और कुछ कैंडल्स में या फूड इंडस्ट्री में चॉकलेट है, केक है, आपके आइसक्रीम्स हैं, उन सबको बनाने के काम में आता है, ताकि आपको एकदम वनीला जैसा फ्लेवर जो आता है वो वैनिलिन से ही आता है। सिनेमल्डिहाइड की बात करें तो ये भी फ्लेवर्स देने के डाइज में के रूप में या फार्मास्यूटिकल्स को बनाने के काम में आता है। ये मिथाइल, इथाइल और बेंजाइल ईस्टर के प्रोडक्शन में काम में आता है, और साथ ही साथ परफ्यूम्स, ये जो ईस्टर्स हैं ये सभी परफ्यूम्स बनाने के काम में आते हैं, या फिर स्वीटनर बनाने के जो एस्पार्मेट जो स्वीटनर है उसको बनाने के काम में भी सिनेमल्डिहाइड का प्रयोग होता है, क्योंकि ये उसकी सिंथेसिस में मदद करता है। इसीलिए ये एक फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में च्युइंगम में, आइसक्रीम में, कैंडीज़ में, लिक्विड्स में, बेवरेजेस इत्यादि में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कैनिज़ारो रिएक्शन विथ एन एग्जाम्पल। कैनिज़ारो रिएक्शन जो होती है वो ऐसे एल्डिहाइड शो करते हैं जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अगर ऐसे एल्डिहाइड्स को हम कंसंट्रेटेड एल्कली जैसे NaOH या KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इनका सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है, एडिशन रिएक्शन के अंतर्गत ये जाते हैं, और डिस्प्रोपोर्शन या रिडक्शन भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, और जिसकी वजह से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट्स या कार्बोक्सिलिक एसिड तथा अल्कोहल 2 प्रोडक्ट्स हमें प्राप्त होते हैं, और इसी रिएक्शन को हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं 2 बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, और अगर इनकी रिएक्शन पहले NaOH के साथ फिर H3O+ के साथ अगर हम करते हैं तो हमें बेंजोइक एसिड और बेंजल अल्कोहल दोनों प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए सिर्फ NaOH डाले होते तो सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड प्राप्त होता और बेंजाइल अल्कोहल भी हमें प्राप्त होता। इसी को क्या बोलते हैं? कैनिज़ारो रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में, क्योंकि ये दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड है, उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन करने के काम में आता है। टॉलेंस टेस्ट में जनरली एक सिल्वर नाइट्रेट एज अ रिएजेंट हम लोग यूज़ करते हैं, साथ ही साथ अमोनिया के साथ। तो ऐसे इस टेस्ट में जो है जो कंपाउंड जो एल्डेहाइड ग्रुप जहाँ पे होंगे, लाइक एल्डिहाइड्स हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स के रूप में, या फॉर्मिक एसिड जो कि जो जहाँ पे जो CH है वो भी एल्डेहाइड ग्रुप के रूप में देखने को मिलता है। तो ऐसे ग्रुप्स जो हैं वो टॉलेंट टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं, जबकि कीटोन्स जो हैं वो टॉलेंट टेस्ट नहीं देते हैं। यही इसका सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट इज गिव द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉल जो है वो एक एल्डिहाइड है, प्रोपेनॉन जो है वो एक कीटोन है। तो इन दोनों को जब हमें अलग करना हो तो हम आइडोफॉर्म टेस्ट के साथ कर सकते हैं। जो हमारा प्रोपेनॉल जो कि एक एल्डिहाइड है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, क्योंकि जो आयोडीन के प्रेजेंस में हम लोग जब NaOH के साथ उसकी रिएक्शन कराते हैं, जबकि प्रोपेनॉन जो कि एक कीटोन है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है और वो रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो आइडोफॉर्म टेस्ट से हम दोनों को अलग कर सकते हैं, या फिर अभी अभी हमने जो बात की टॉलेंट टेस्ट उसके द्वारा भी हम कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोपेनॉल है वो एल्डिहाइड है तो वो तो टॉलेंट टेस्ट में रिड्यूस अपने आप को करेगा, जबकि प्रोपेनॉन जो कि कीटोन है वो टॉलेंट टेस्ट में नहीं देगा। तो आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो कीटोन्स देते हैं, जबकि टॉलेंस टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड देते हैं। ये भी पेपर में पूछता है तो आप बता सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द बेंजोइन कंडेंसेशन विथ एन एग्जाम्पल। बेंजोइन कंडेंसेशन में ऐसा होता है कि जो दो एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे कि बेंजल्डिहाइड जो है सेम ही वो आपस में जुड़ सकते हैं, डिफरेंट्स भी जुड़ सकते हैं, तो उसे हम लोग वहाँ पर भी सेम रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी, लेकिन वो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होंगे, और जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जनरली यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। और न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट जैसे कि साइनाइड या थाइमीन के प्रेजेंस में जब इन दोनों को आपस में आप जोड़ोगे तो हमें बेंजोइन एज अ प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, जहाँ पर एक तो सी डबल बॉन्ड ओ बचा हुआ है और आपको एक OH ग्रुप जो दूसरा मोल है हमारा बेंजल्डिहाइड का, उसके सी डबल बॉन्ड ओ को हमने OH ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, तो दोनों आपस में जुड़ गए, एडिशन हो गया, 2 मोल यहाँ पर बेंजल्डिहाइड हमको लेना इन द प्रेजेंस ऑफ CN ETOH या फिर वाटर के प्रेजेंस में, तो हमको बेंजोइन प्राप्त होता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज बेंजोइन कंडेंसेशन। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन एल्डोल कंडेंसेशन विथ एन एग्जाम्पल। एल्डोल कंडेंसेशन वो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स देते हैं जहां पर अल्फा हाइड्रोजन हमें देखने को मिलता है। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंटिंग वाले जो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जो हैं वो डाइल्यूट एल्कली जैसे कि डाइल्यूट NaOH, KOH या Na2CO3 के प्रेजेंस में आपस में जुड़ते हैं, हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स प्राप्त होते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं एल्डोल, क्योंकि बीटा हाइड्रोक्सी में आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप भी देखने को मिल रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप भी देखने को मिल रहा है, तो सब क्या बोलते हो, एल्डोल बोल देते हो, नाम वहाँ से आया। अब इस एल्डोल को अगर हम लोग आगे फर्दर बढ़ा देते हैं डिहाइड्रेशन की तरफ, तो हमें कंजुगेटेड इनोन या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं, और इस रिएक्शन को ही हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे आपने एक ऐसा कंपाउंड लिया, एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया, और उसको आपस में ही सेल्फ एडिशन किया, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो ये आपस में जुड़ करके हमें क्या बना करके देगा, कोई भी एल्डोल प्रोडक्शन देगा। और इस एल्डोल में से ही जब हम लोग एक OH और एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे तो आपको प्राप्त होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, और इसी को हम क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द यूजेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ पैरेलडिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। पैरेलडिहाइड जो है वो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट या CNS डिप्रेसेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। डिफरेंट प्रकार के कंसल्टिव जो डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कन्वल्सन्स आ रहे हैं, फेट्स आ रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए जो आपके CNS से रिलेटेड हैं, या फिर अल्कोहल इत्यादि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पी रहा है तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ कुछ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड या मेंटल कंडीशन जो होती हैं उनको भी काम करने के लिए, उनको रिलैक्स करने के लिए पेशेंट को भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ नींद इत्यादि लाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ साइक्लोहेक्सेन जैसा देखने को मिलता है, जहाँ पे साइक्लोहेक्सेन में से कार्बन को हटा करके आपको 3 जगह पे ऑक्सीजन डाल देना है और प्रत्येक कार्बन पर एक एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर देना है। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पैरेलडिहाइड। दूसरा हमारा बेंजल्डिहाइड जो है वो एक सिंपल एरोमेटिक एल्डिहाइड है, जहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर CHO ग्रुप आपको लगा देना है, और ये एक फ्लेवरिंग या फिर परफ्यूम मेकिंग रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है जहाँ पर एक सिंगल फॉर्मिल ग्रुप जो है वो देखने को मिलता है, और एलमंड जैसी इसकी ऑर्डर होती है, और ये एक नेचुरल, इसीलिए इसे परफ्यूम या फेवरिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं। ये केमिकल इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट प्रकार के रिएक्शंस या प्रिपरेशंस में यूज़ किया जाता है, एनिलीन डाई बनाने के लिए, परफ्यूम्स बनाने के लिए, फ्लेवरिंग एजेंट्स रूप में, या डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के प्रिपरेशन में बेंजल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कि हमारे यूनिट नंबर 5 से आएगा, डिस्कस एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम सभी जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। उसका कारण ये है कि जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं, फिनॉल या अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक हैं, क्योंकि जब ये H+ आयन को आसानी से छोड़ते हैं और कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं। जो कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ पर बनता है वो एक कंजुगेट बेस है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और इसमें रेजोनेंस देखने को मिलती है। जो COO ग्रुप बन रहा है वो निगेटिव चार्ज है दोनों ऑक्सीजन के बीच में लगातार ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से रेजोनेंस है। इस रेजोनेंस की वजह से वो ज़्यादा स्टेबल है और आसानी से H+ आयन को छोड़ता है, और इस डीलोकलाइजेशन होने की वजह से, निगेटिव चार्ज के डीलोकलाइजेशन होने की वजह से दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के बीच में हाइड्रोजन आयन को छोड़ना आसान है, और इसी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर में हमें देखने को मिलते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये एक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, आसानी से इस H+ आयन को, इस वाटर को ये प्रदान करेगा, और जो ये कार्बोक्सिलेट आयन बना
यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो दोनों ऑक्सीजन के बीच में, अगर ये ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और फिर ये यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो डबल बॉन्ड फिर से ब्रेक हो जाएगा। यानी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है दोनों ऑक्सीजन के बीच में लगातार घूम रहा है और स्टेबल जो है इसको बना रहा है, हाइड्रोजन आयन को छोड़ना इसके लिए आसान हो जाता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट लगे हों इस एल्किल ग्रुप के बगल वाले अल्फा कार्बन के ऊपर तो फिर जो एसिडिटी है वो इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन को घसीटता है। जो हमारे अगर मान लीजिए इस आर ग्रुप के ऊपर कोई क्लोरीन लगी हुई है तो इसको घसीटेगी, अपनी तरफ खींचेगा इस यहाँ के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो और ज़्यादा आसानी से यहाँ पर बनेगा और हाइड्रोजन को छोड़ना इसके लिए और आसान हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि वो ज़्यादा एसिडिक बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, डिस्कस इट्स इफेक्ट्स ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इंडक्टिव इफेक्ट जनरली सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड्स में देखने को मिलता है। जब ऐसे दो बने हो, जब कार्बन के ऊपर एक ऐसा ग्रुप लगा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे ज़्यादा है, या किसी भी दो बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड में जहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है उसकी टेंडेंसी ये है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ ज़्यादा खींच के रखता है, जिसकी वजह से इस तरह की बॉन्डिंग में दोनों एटम्स के ऊपर एक पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच करके रखता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक स्लाइट नेगेटिव चार्ज आता है, जबकि दूसरे एटम जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर एक स्लाइट पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को मिलता है। ये जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। ये एक हमें सिग्मा बॉन्ड्स में देखने को मिलता है। पाई बॉन्ड में सेम जैसा इफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन उसे हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो इनका जो इफेक्ट है वो अभी हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड में वो उसकी एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। यानी कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट है, यानी कि अगर ऐसे ग्रुप्स लगे हुए हैं, मान लीजिए कि जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिनकी ज़्यादा है, यानी निगेटिव आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स हैं, जैसे कि Cl है, Br है, F है, अगर वो किसी कार्बन पर लगा हुआ है और उसके ऊपर COH ग्रुप लगा हुआ है तो वो निगेटिव चार्ज की मात्रा को या जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो उस ऑक्सीजन के ऊपर बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन को छोड़ना आसान हो जाएगा और एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जबकि अगर कोई एल्किल ग्रुप लगा हुआ है जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से ढकेलता है कार्बन के ऊपर, और ऐसे केस में जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो कम होगा और हाइड्रोजन आयन को छोड़ना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जो प्लस आई वाले होते हैं तो वो एसिडिटी कम करते हैं, नेगेटिव आई वाले जो हैं यानी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो शो करते हैं ग्रुप, वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, वाई क्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। क्लोरोएसिटिक एसिड में जो Cl है उसका वो नेगेटिव आई इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है OH बॉन्ड के ऊपर वो कम करेगा और आसानी से H+ आयन को छोड़ना आसान हो जाएगा। जबकि जो CH3 ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को OH बॉन्ड में, ऑक्सीजन के ऊपर नहीं, OH बॉन्ड के ऊपर, जिसकी वजह से वहाँ पर आसानी से हाइड्रोजन आयन को छोड़ना मुश्किल होगा, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, सॉरी आसान नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा। और H जो है वो अगर नहीं निकलेगा, H+ आयन ही नहीं निकलेगा तो एसिडिटी अपने आप क्या हो जाएगी, आप जान रहे हैं कि कम हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए क्लोरोएसिटिक एसिड जो है वो एसिटिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई एलिफेटिक एमीन्स आर मोर बेसिक दैन एरोमेटिक एमीन्स एंड अमोनिया। अमोनिया जो है जिसके ऊपर जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है। और जब भी हमको मालूम है कि अगर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई मॉलिक्यूल अगर क्या नाम है डोनेट कर रहा है तो वो बेसिक इन नेचर या एल्कलाइन इन नेचर हो जाता है। तो इसी प्रकार से अमोनिया एलिफेटिक एमीन्स या एरोमेटिक एमीन्स अपना काम करती हैं। जो एलिफेटिक एमीन्स होती हैं वो स्ट्रॉन्गर इसलिए होती हैं अमोनिया से क्योंकि वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, जो एल्किल ग्रुप लगा हुआ है अभी भी हमने देखा, और उसकी वजह से जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मात्रा जो है वो बढ़ती है या उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ती है और उसका डोनेशन करना आसान हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी अल्कलाइनिटी या फिर बेसिसिटी भी क्या हो जा रही है, इंक्रीज। सेम चीज़ जो है वो एरोमेटिक एमीन्स के केसेस में भी हो रहा है, बट एरोमेटिक एमीन्स में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कम, उसकी अवेलेबिलिटी कम हो रही है क्योंकि एरोमेटिक एमीन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अंदर अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, बिकॉज एरोमेटिक रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होती है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन पे है उसकी अवेलेबिलिटी कम होगी, जिसकी वजह से जो बेसिसिटी है इन द रेफरेंस टू एलिफेटिक एमीन्स वो कम हो जाएगी। तो कारण क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो बेसिक ज़्यादा होगा, कम होगा तो उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो वो बेसिसिटी भी कम हो जाएगी। तो एलिफेटिक एमीन सबसे ज़्यादा बेसिक है
उसके बाद जो है आपका अमोनिया है, उसके बाद आपका कौन है, एरोमेटिक एमीन्स हैं। अगर इसका आपसे वो पूछता है ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर द एमाइड्स। एमाइड्स के लिए जनरली एक सिंपल सा टेस्ट हम लोग करते हैं जिसे हम लोग एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस टेस्ट के नाम से जानते हैं, और इस टेस्ट में जनरली हम लोग करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं सोल्यूशन को, और किसी भी जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमको टेस्ट करना है उसमें डाल करके चेक करते हैं। जब हम लोग गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस वहाँ से निकलती है। अगर अमोनिया गैस निकल रही है तो एमाइड है, अगर अमोनिया गैस नहीं निकल रही है तो वो एमाइड नहीं है। अमोनिया का टेस्ट सिंपली करके उसको पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन एनी टू क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जनरली 4 तरीके का टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं। पहला हमारा लिटमस पेपर टेस्ट, दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, तीसरा हमारा ईस्टर टेस्ट, और चौथा हमारा फ्लोरोसिन टेस्ट, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट और ईस्टर टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस निकलती है एफरसेंस के रूप में, बुलबुले के रूप में, और जो है सोडियम एसीटेट जो है वो फॉर्म होता है। अगर ऐसा हो रहा है जिसका मतलब वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर ये रिएक्शन नहीं हुई इसका मतलब वहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। ठीक इसी तरीके से ईस्टर टेस्ट, अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 तो क्या होता है कि एक ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसे ईस्टर टेस्ट या ईस्टरिफिकेशन टेस्ट भी बोलते हैं। और इसमें स्मेल जो है काफ़ी अच्छी स्मेल आती है क्योंकि ईस्टर की एक खूबसूरत सी स्मेल होती है, और अगर ये आ रही है इसका मतलब वहाँ ईस्टरिफिकेशन हो चुका है, और अगर ईस्टरिफिकेशन तभी होगा जब वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ये दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानने के लिए या पकड़ने के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के रूप में या क्वालिटेटिव टेस्ट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज एन एमीन, गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ इथाइलएमीन। देखिए एमीन्स जो होते हैं वो अमोनिया के हम लोग कह सकते हैं डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं, जहाँ पर एक नाइट्रोजन है, बेसिक नाइट्रोजन एटम, जहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और बेसिसिटी जो है उसको आपको देखने को मिलती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमीन्स बोलते हैं। एमीन्स जनरली जो एलिफेटिक एमीन्स हैं वो अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, जहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स को हम लोग एल्किल ग्रुप के साथ जो है रिप्लेस करते हैं, और एरोमेटिक एमीन्स वो होती हैं जहाँ पे अमोनिया के हाइड्रोजन को हम लोग एराइल ग्रुप्स के साथ या एरोमेटिक ग्रुप्स के साथ हटाते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इथेनॉलमीन। इथेनॉलमीन जो है वो एक एलिफेटिक एमीन का एग्जांपल है, जिसका जो यूज़ है वो सिंपल ये है कि ये डिटर्जेंट, इमल्सिफायर्स, पॉलिसेस, फार्मास्यूटिकल्स, कोरोजन इनहिबिटर्स या केमिकल इंटरमीडिएट्स को बनाने के काम में आते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल से 2 कार्बन की चेन है इथेन, और इथेन में से एक हाइड्रोजन को हटाया, एक कार्बन से वहाँ अमीनो ग्रुप लगा दिया, और दूसरे कार्बन के ऊपर से एक हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया, तो जो स्ट्रक्चर बना इसी को आप क्या बोलोगे, इथेनॉल एमीन, क्योंकि इथेनॉल का डेरिवेटिव है अमीन ग्रुप आने के साथ, ये भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टरीफिकेशन टेस्ट। अभी हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानने के लिए हम लोग स्टरीफिकेशन टेस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम रिएक्शन करते हैं तो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, और ईस्टर का फॉर्मेशन होने का मतलब है कि वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। इसीलिए स्टरीफिकेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द यूज ऑफ टार्टरिक एसिड, मिथाइल सैलिसिलेट एंड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो टार्टरिक एसिड जो है वो इंप्रूव करने के काम में आता है, टेस्ट ऑफ द ओरल मेडिकेशंस या फिर चिलेटिंग मेटल आयंस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है एज अ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। साथ ही साथ जो है वो एक लिविंग रिएजेंट के रूप में रेसिपीज में हम लोग यूज़ करते हैं, साथ ही साथ अलॉन्ग विथ बेकिंग सोडा। ये एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है, और जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको सॉर्ट टेस्ट देता है। जो इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आपको एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड विथ डाई OH ग्रुप दोनों ही देखने को मिल रहा है। यही OH ग्रुप और H ग्रुप जो है, यहाँ पे 2 कार्बन जो आपको दिख रहे हैं, कार्बन नंबर 2 और 3, वहाँ पर आपको कायरलिटी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये D, L और मीजो 3 फॉर्म्स में हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट कंपाउंड इज मिथाइल सैलिसिलेट। मिथाइल सैलिसिलेट जो है वो मिथाल के साथ जब दिया जाता है तो टॉपिकली यूज़ करते हैं हम लोग, बहुत सारी जो प्लेन रेवलेंट जैसे मूव इत्यादि आता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और उसको हम लोग डालते हैं। तो ये जो पेन है, जो अर्थराइटिस से है, किसी तरीके का आपको पीठ में दर्द हो रहा है या फिर क्रैम्प हो गए हैं, कोई मसल स्ट्रेन हो रहा है, स्प्रैन हो रहा है, उन सभी केसेस में हम लोग इसको अपने स्किन के ऊपर लगाते हैं जहाँ दर्द हो रहा है, और ये दर्द को दूर करने के काम में आता है। इसीलिए इसे टॉपिकल एनाल्जेसिक या लोकल एनाल्जेसिक के रूप में हम लोग
यूज़ करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल सा, सैलिसिलिक एसिड में जो एसिड ग्रुप है वहाँ से हाइड्रोजन को हटा करके अगर मिथाइल ग्रुप लगा दें तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसी को क्या बोलेंगे, मिथाइल सैलिसिलेट। यहाँ पे अगर सिर्फ H होता तो इसी को बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, और इस सैलिसिलिक एसिड में से हाइड्रोजन को हटा करके ये अब क्या लगा दिया गया, एक डंडी का मतलब क्या होता है, मिथाइल ग्रुप लगा गया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे अब, मिथाइल सैलिसिलेट। नेक्स्ट इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसे एस्प्रिन के नाम से भी आप लोग जानते हैं, और हम सभी जानते हैं कि अगर किसी तरीके का पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो जनरली जो है एस्प्रिन जो है हम लोग ले लेते हैं। एस्प्रिन जो है वो मसल एक्स में, किसी तरीके के दांत के दर्द में, कॉमन कोल्ड के केसेस में, सर दर्द में हम लोग यूज़ करते हैं। ये पेन को, दर्द को कम करता है, और स्वेलिंग जो है, जो अर्थराइटिस में स्वेलिंग इत्यादि है उसको कम करता है। ये एक एनेसियाइड्स और सैलिसिलेट के रूप में यूज़ किया जाता है। ये भी सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है। यहाँ पर देखिए सैलिसिलिक एसिड तो में एसिड ग्रुप तो बचा रहेगा, जो लेकिन जो OH ग्रुप था उसमें से हाइड्रोजन को हटा करके उसका एसिटाइलेशन कर देते हैं, तो हमें एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है, जिसे हम लोग एस्प्रिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, दैट इज 51st क्वेश्चन। मेरा मुंह भी दर्द करने लगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ दैट 51 क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार पूछा गया है एम्फेटामीन, तो इसको आप जरूर पढ़ के जाएगा। राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एम्फेटामीन एंड बेंजिल क्लोराइड, सॉरी बेंजिल बेंजोएट। तो जो हमारा एम्फेटामीन है वो एक एमीन है, और ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम के साथ काम करता है और कंट्रीब्यूट करता है हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्स कंट्रोल को। ये जनरली एक बहुत ही एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, दैट इज़ नोन एज अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD। इसके इलाज में यूज़ किया जाता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो किसी भी चीज़ में अटेंशन नहीं दे पाता, मतलब किसी भी चीज़ को ध्यान से नहीं सुनता, किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता है, किसी भी चीज़ को वो सीरियसली नहीं लेता, या उसकी सीरियसनेस को समझ नहीं पाता, या फिर हाइपर एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, किसी भी छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा रिएक्ट करता है। तो ऐसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एम्फेटामीन का प्रयोग आज तक किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल सा है, जहाँ पर एक 3 कार्बन की एमीन ग्रुप, जिसे हम लोग प्रोपाइल एमीन भी बोल सकते हैं, वहाँ पर सेकंड नंबर पे एमीन ग्रुप लगा हुआ है। ये दिख रहा है 3 कार्बन चेन है, 1 2 3। इस पे बीटा पोजीशन पे हमको एक जो है यहाँ पर क्या दिख रहा है, और एमीन ग्रुप दिख रहा है, NH2 ग्रुप दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर एक बेंजीन रिंग जो है वो हमारे तीसरे कार्बन के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है एम्फेटामीन का। दूसरा है हमारा बेंजाइल बेंजोएट। बेंजिल बेंजोएट जो है वो एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि इंसेक्ट रिपेलेंट के रूप में जनरली यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ ये कई बार हम लोग स्कैबेजी या फिर लाई जिसे जुए में पड़ जाते हैं, उनको भी हटाने के लिए, उनको दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जब इसे टॉपिकली शैम्पू इत्यादि में हम लोग यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो या स्किन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं एज अ लोशन के रूप में। स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, जो बेंजोइक एसिड में बेंजिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो HCl बाहर निकलेगा और आपको बेंजिल बेंजोएट जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये थे हमारे 51 इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसा कि हमने IPC में किया था कुछ समय पहले। MP सर ने आपको बायोकेमिस्ट्री में करके दिया, हमने और सब्जेक्ट्स में मेडिसिनल केमिस्ट्री इत्यादि में, फार्माकोग्नोसी में एक बार और करके दिया हुआ है। तो आज बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, फिर भी आप लोग के लिए हमने किया, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस तरीके के मिलते जुलते कुछ और क्वेश्चन भी आप तैयार कर सकते हैं जो कि यहाँ पे छूट रहे हों, क्योंकि ऐसा नहीं है हर आदमी परफेक्ट है, ये मैं कर रहा हूँ तो ये परफेक्ट है। बट इसमें से ज़्यादातर जो आपके 10 नंबर के 10 क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट में आते हैं एज पर न्यू सिलेबस, उसमें से ज़्यादातर प्रश्न जो है वो शायद आप सॉल्व कर पाएँ अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखे होंगे। तो हमारा ऐप भी है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, जैसे डॉक्टर PKS डॉक्टर MPS क्लासेस के रूप में आप सर्च करेंगे इस नाम से गूगल प्ले स्टोर पे, तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के सभी यूनिट वाइज नोट्स हमने डाल रखे हैं, कुछ फ्री नोट्स भी है, और या फ्री आपके वीडियोस वहाँ पे पड़े हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। हम उसे रेगुलर बेसिस पे अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे हम 2-4 महीने में उसको और बहुत ही बेहतर बना लेंगे। साथ ही साथ जो नोट्स हैं उनके लिए आप हमारा टेलीग्राम या फिर हमारा फेसबुक जो पेज है उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।